माय फ्रेंड्स, हम काफ़ी लंबे समय के गैप के बाद फिर आपको एक वीडियो देने वाले हैं। इन्वेंट्री, भैया ये बड़ी लोगों की समस्या है इन्वेंट्री। तो हम लोग आज से बात करेंगे, एक पूरा वीडियो हम इन्वेंट्री पर ही बनाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, कसम है तुमको। जो बड़ा इन्वेंट्री का मतलब होता है जितना स्टॉक बच गया, बिक नहीं पाया पूरी कोशिश के बावजूद। तो बड़ा कुछ बातें ध्यान देने की हैं। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पर करेंगे। मतलब अगर कोई भी चीज हमको सेल प्राइस पर दी गई है तो हमको कॉस्ट प्राइस पर कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो कुछ थंब रूल समझ लीजिएगा। तो बेटा पहला थंब रूल बेटा ये कहता है कि इफ द जीपी रेट गिवन एट अ कॉस्ट प्राइस देन कन्वर्ट कर लो सेल प्राइस पर। भैया आप ये बताइए, जैसे हम आपसे ये कहें कि ये 33 कह लें ऑन कॉस्ट, कितने परसेंट के बराबर होगा? 1/4। 33 भाई, कुछ भाई हमारे नहीं समझ पा रहे होंगे, 33 1/3 को हम 1/3 भी बोलते हैं और 1/4 को 25% भी बोलते हैं। तो ये पहला क्या कहा? 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल, 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल। दूसरा थंब रूल बेटा, अगर कोई खराब आइटम है, खराब आइटम का मतलब एबनॉर्मल आइटम है। एबनॉर्मल आइटम का मतलब ऐसा आइटम जो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है। जैसे हमने कहा इंसान तो सब हैं, अब किसी की एक आंख थोड़ी सी खराब है या किसी को पोलियो हो गया है तो वो क्या कहलाएगा? हल्का डैमेज है, तो बेटा वो एबनॉर्मल आइटम कहलाएगा। तो बेटा जीपी रेट कभी भी एबनॉर्मल आइटम पर नहीं लगेगा। तीसरा भैया, मैंने कहा स्टॉक सीट में जितने भी आइटम आएंगे वो किस प्राइस पर आएंगे? एट कॉस्ट प्राइस पर आएंगे। बेटा अगर कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालें? अगर हमने प्रॉफिट लेकर बेचा है तो सेल्स माइनस प्रॉफिट कर दें, और लॉस पर बेचा है तो सेल प्लस लॉस कर दें, तो कॉस्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी बात बेटा, कुछ गुड्स ऐसा होता है जो हमारे पास है ही नहीं। दोज गुड्स जिसके मालिक तो हम हैं बट गुड्स हमारे पास नहीं। बेटा मालिक अगर हम हैं तो हम अपने ही तो स्टॉक में उसको जोड़ेंगे। जैसे पहले हमने ये कहा कि हमने गुड्स परचेज किया और इनवॉइस मिल गई है। इनवॉइस का मतलब मालिकाना हक। जैसे भैया ये बताइए कि आपने 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है हो गया है, तो इसका मतलब ओनरशिप अब आपकी हो गई है कि नहीं? बट बेटा अभी तक लड़की वाले ने डिलीवरी आपको नहीं दी है। तो बेटा ये बताइए, अब मालिकाना हक है लड़के वाले का है या लड़की वाले का है? तो हम कहेंगे कि भैया 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है हो जाने का मतलब है अब मालिकाना हक किसका है? लड़के वाले का। भैया हमने अपना गुड्स अपने एजेंट को दिया, कंसाइनी को दिया, ईयर एंड आ गई है लेकिन हरामखोर ने अभी तक बेचा ही नहीं। तो बेटा इसका मालिकाना हक किसके पास होगा?
हमारे पास ही तो होगा। तीसरा बेटा, हमने आपसे ये कहा कि हमने कोई गुड्स अप्रूवल पर दिया था। जैसे हमने कहा कि कोई आदमी हमारे लाला गिरधारी लाल को ले गया ये कहकर कि अगर लड़का पसंद आएगा तो रख लेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं, वापस कर देंगे। लेकिन बेटा 31 ईयर एंड आ गया है, ना उसने हाँ किया है तो ना किया है, तो इसका मतलब बेटा वो किसका, उसका मालिकाना हक किसके पास है? हमारे पास है। इज इट क्लियर? तो ये तीनों गुड्स नंबर 1, ये हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है, लेकिन तीनों का मालिकाना हक हमारा ही है। इज इट क्लियर? तीसरी बात बेटा, इनके मालिक हम नहीं होंगे। जैसे बेटा अगर पड़ोसी का कुत्ता भागकर हमारे यहाँ आ जाएगा तो क्या हम कुत्ता बिरयानी बना लेंगे? नहीं ना। बेटा अगर पड़ोसी का डॉग हमारे यहाँ आ गया तो हम उसके मालिक नहीं होंगे। तो अगर इसी तरीके से एज अ कंसाइनी हम किसी दूसरे का माल संभाल के रखे हुए हैं तो बेटा मालिक हम नहीं हैं। मतलब भैया अगर शादी से पहले लड़की तुम्हारे यहाँ आ जाए तो तुम मालिक नहीं कहलाओगे, वो दूसरे की अमानत है, लेकिन तुम्हारे यहाँ है तो बेटा तुम्हारा स्टॉक बढ़ा रही होगी। इज इट क्लियर? तो अगर कोई गुड्स ऐसा है जिसके हम मालिक नहीं हैं और वो अगर हमारे पास है, हमारे स्टॉक को बढ़ा रहा है, तो बेटा ये 2 गुड्स होंगे। गुड्स हेल्ड एज अ कस्टमर, भैया हम भी कभी कभी कस्टमर होते हैं, हम किसी से ले आए हैं और अभी अप्रूवल का पीरियड चल रहा है। तीसरी बात बेटा, काउंटिंग 2 तरीके की होंगी। बेटा एक होगी फिजिकल काउंटिंग। इन फिजिकल काउंटिंग वी काउंट द स्टॉक बाय टचिंग बेसिस, मतलब हम छू छू के देखते हैं। इसका मतलब क्या है? When stock received, it will increase the physical stock, and when stock delivered, it will decrease physical stock. जब मिल गया तो वो फिजिकल स्टॉक बढ़ाएगा और चला गया तो फिजिकल स्टॉक गिराएगा, चाहे बिल दिया हो या अभी भी ना दिया। बेटा on the other hand, in bookish counting, stock is counted by invoice basis. मतलब अगर बिल मिल गया, whether the goods received or not received, ओनरशिप हमारे पास और हम अपना स्टॉक बढ़ा लेंगे। और अगर हमने इनवॉइस दे दी है और चाहे गुड्स डिलीवर्ड किया हो या ना किया हो, हम अपना स्टॉक गिरा लेंगे। इज इट क्लियर? अब भैया देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस की बात आपसे करेंगे। हमने कहा इसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहले हम बात कर रहे हैं, हमने कहा फॉरवर्डिंग मेथड, जिसका मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना। बेटा हमने ये कहा कि हमें जनरली एक डेट दी गई होगी और हमें जहां पहुंचना है, बेटा जैसे 23 जून दी गई है और जाना है 30 जून, तो बेटा ये बताओ आगे ही तो बढ़ना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान से मैंने ये अंडरलाइन कर दी है कि देखिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो स्टॉक निकालना है वो कौन सा। एक बात पल्ले से पहले बांध लीजिएगा, जब भी तुम्हें कोई स्टॉक दिया हो और ये ना बताया हो ये कौन सा स्टॉक है, तो तुम्हारी पूरी किताब में नहीं बताया है, तो गिवन स्टॉक ऑलवेज फिजिकल स्टॉक। गिवन कौन सा होगा? फिजिकल होगा। और हमें निकालना कौन सा होगा? बुकिश निकालना होगा।
क्योंकि बुक किसका मतलब है, दिस इज स्टॉक फॉर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में वी ऑलवेज यूज अ बुक इज स्टॉक। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो बेटा अब देखिएगा, जब भी फॉरवर्डिंग लगाना हो और आगे बढ़ना हो तो बेटा आप इतना काम करिए कि सबसे पहले इनफ्लो बिटवीन 23 से 30 जून के बीच में जो भी भैया जिसकी इनवॉइस मिल गई हो, चाहे वो गुड्स हमें मिला हो और नहीं मिला हो, भैया कोई भी गुड्स जिसकी इनवॉइस मिल गई है मतलब मालिकाना हक हमें मिल गया है, गुड्स अभी तक हमें नहीं मिला। नंबर नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भैया हमने बेचा था, हमने 23 से 30 के बीच में बेचा और 23 से 30 के बीच में लौट भी आया। बाप ने बामुश्किल लड़के को विदा किया और लड़का तलाक दे के लौट भी आया, तो क्या कहलाएगा? बिका हुआ सामान लौट कर आ गया। तीसरा हमने कहा अनसोल्ड गुड्स विद द कस्टमर, मतलब हमारा सामान है, पड़ोसी ले गया था मौज करने के लिए, लेकिन अभी तक बिका नहीं। ऐसे ही भैया हमने कहा अनसोल्ड गुड्स विद कंसाइनी, भैया 4 चीजें ऐड कर दीजिएगा इनफ्लो बिटवीन 23 से 30 के बीच में। तो मैंने कहा सेल्स रिटर्न कौन सा, जो 23 से 30 के बीच में बेचा भी था और लौट भी आया। भैया फिर हमने कहा माइनस कर देना सेल्स बिटवीन 23 से 30 के बीच में, किस प्राइस पर? कॉस्ट प्राइस पर। फिर माइनस कर देना परचेज रिटर्न बिटवीन 23 से 30 के बीच में। बेटा अल्लाह पाक कसम इतना याद कर लो और तुम्हारा काम हो गया। ओके भैया, अब ये बात समझ में आई? भैया 23 से 30 के बीच में जो भी इनफ्लो हुआ है, जिसकी इनवॉइस मिल गई है, वो प्लस कर दो। 23 से 30 के बीच में बेचा था और फिर लौट भी आया, तो बेटा रिटर्न को प्लस कर दो। अनसोल्ड विद कस्टमर ये भी प्लस कर दो, और भैया अनसोल्ड गुड्स विद कंसाइनी ये भी प्लस कर दो। क्या भैया माइनस क्या कर दो? सेल बिटवीन 23 से 30 के बीच में, और भैया और क्या माइनस कर दो? परचेज रिटर्न्स माइनस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? भैया अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन। भैया हमने ये एक क्वेश्चन लिया, ये तुम्हारी किताब का ही क्वेश्चन है, इसको हम फिल करने वाले हैं। देखो बेटा, हमें ये बताया गया है कि भैया हमने हमारे पास 23 को स्टॉक दिया 48 भैया हमने यहाँ लिख दिया 48 लाख। बोलो भैया कब का स्टॉक दिया है? 23 का। भैया हमने लिख दिया 23 को 48 लाख। ठीक भैया? भैया अब ये बताइए, हमने पहला पॉइंट देखा आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स कॉस्ट 2,40,000। हमने कंसाइनमेंट पर गुड्स भेजा था, मतलब हमने अपने एजेंट को गुड्स भेजा था, लेकिन एजेंट ने अभी तक बेटा बेच नहीं पाया। तो नहीं बेच पाया तो हमारा गुड्स अनसोल्ड विद कंसाइनी के पास
पड़ा हुआ है, बेटा हम क्या कर दें, 2,40,000 हम प्लस कर दें, आप कह रहे हैं, कर दिया। बेटा हमने 4 लाख का गुड्स खरीदा था, इसमें से 1,60,000 डिलीवर्ड 5 जुलाई को हुआ। बेटा 5 जुलाई से हमें क्या करना, हमें तो बनाना है 30 जून को, 30 जून तक कुछ भी ना मिला। तो बेटा चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, इनवॉइस मिल गई है और हमें निकालना भी एज पर बुकिस है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 4 लाख में से कितना मिला, 2,40,000 तो मिला, वो भी जोड़ लिया। कितना नहीं मिला, 1,60,000 नहीं मिला, बेटा ये भी जोड़ लिया, क्योंकि इनवॉइस तो मिल गई है ना, तो 4 लाख हमने जोड़ लिया। ठीक भाई। अच्छा बेटा अब ये देखिएगा, बेटा 13,60,000 रुपए की टोटल सेल कह रहा है, 3,20,000 की इसमें से अप्रूवल सेल है, भैया इसमें से कह रहा है 3,60,000 की सेल हुई थी, इसमें से हाफ कैसी है, हाफ अप्रूवल सेल, हाफ रिटर्नेबल है, तो हाफ रिटर्न हो गई है 1,60,000 की और हाफ रिटर्नेबल है। ठीक भाई, भैया 3,60,000 की थी, 3,20,000 इसमें अप्रूवल थी। भैया अब हमारी जो रह गई है हटा दें, ये हटा दें, 3,20,000 13 लाख में से, 13,60,000 में से, तो हमारा बच गया 10 लाख 40। भैया फिर इसी में एक लिखा हुआ है कि इसी का एक पार्ट है कि goods are sold 25%, however the goods costing 2 lakh sold for 120, इसकी एबनॉर्मल 1,20,000 में बेच। बेटा ये काटना पड़ेगा। भैया ये बताइए, टोटल सेल 13,60,000 की थी, इसमें से 3,20,000 की अप्रूवल सेल थी, अब ये सेल रह गई 10,40,000 की, इसमें से 1,20,000 हमारी कौन सी सेल है भैया, एबनॉर्मल सेल है, अब रह गई 9,40,000। भैया ये नॉर्मल सेल है। भैया कितना प्रॉफिट ले रहे थे, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। देखो भैया मैंने कहा है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 25 का मतलब हुआ 1/4 ऑन कॉस्ट, कितने के बराबर होगा भैया, यहाँ देखिए 1/5 ऑन सेल के बराबर होगा कि नहीं,
याद करना पड़ेगा, रट लो। के लिए तो अब ये देखिएगा, हमारे पास ये सेल है टोटल, ये पोजीशन। भैया मैंने क्या कहा है कि 1/4 ऑन कॉस्ट 1/5 ऑन सेल के बराबर होगा। जरा कैलकुलेटर निकालिए, 1,60,000 का आप जरा करिए 1/5, भैया ये 32,000 प्रॉफिट हो गया। निकालिए भैया, भैया इस पर भी निकाला 32,000 हो गया। तो इसकी कॉस्ट हमारी 1,28,000 आ गई। इसकी कॉस्ट भी हमारी 128 आ गई। भैया 1,20,000 वाले की कॉस्ट ऑलरेडी दी गई है, 2,40,000 दी गई है। अब 9,40,000 पर फिर निकाला 9,20,000 पर। भैया 9,20,000 ये बचा है ना, 9,20,000 पर फिर निकाला हमने 1/5, 9,20,000 डिवाइड बाई 5 किया 1,84,000। कितना है भैया? 1,84,000। भैया 1,84,000 इस पर आ गया भैया। तो अब आप निकाल कर देखिए, अगर 184 हम रख दें, देखो भैया कितना आया भैया, 1,84,000 हमने ये रख दिया भैया। ध्यान से देखिए भैया कि 184 हमने यहां रख दिया। एक्सक्यूज मी, ये चल नहीं रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट। भैया ये 1,84,000 भैया ये हमारा आ गया। अब हम इस सबसे माइनस करते हैं। देखिए भैया सेल हमने टोटल की है, इसको हम यहाँ कर रहे हैं भैया। देखिए भैया पहले वाले की सेल 128 यहाँ लिखी, प्लस फिर हमने 128 लिखी। एबनॉर्मल वाले की 2,40,000 लिखी, और इसकी हमने निकाल ली 9,20,000 माइनस 1,84,000, ये हमारा आ गया 7,36,000। ये टोटल बिकने वाले की कॉस्ट है भैया। अब हमने इन सबको ऐड कर दिया, 7,36,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,28,000 प्लस 1,28,000। भैया ये बता रहे हैं भैया 12,32,000 आ गया। ये सेल हुई है तो बेटा माइनस होगा कि नहीं होगा? ये हमने 12,00,000
32,000 माइनस कर दिया। फिर अब ये बताइए इसमें से ये वाला पहले हमने सेल मायना था, माइनस किया था, अब ये तो लौट आया है तो फिर ये प्लस हो जाएगा 1,28,000 प्लस हो जाएगा। फिर ये वाला गुड्स हमारा अभी भी कस्टमर के पास है, फिर ओनरशिप हमारे पास है, तो बेटा ये भी प्लस हो जाएगा। तो इसको प्लस कर दो और ये माइनस कर दो और जो आंसर आ जाएगा वो ICAI के आंसर से मैच कर जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया? फॉरवर्डिंग मेथड। इसमें हम क्या कर रहे हैं भैया कि 23rd से 30th के बीच में जितने भी इनफ्लोज हुए हैं उनको हमने ऐड किया, जितने भी आउटफ्लोज हुए हैं और हमने उनको माइनस किया, प्लस ऐसे गुड्स जिनकी ओनरशिप हमारे पास है लेकिन गुड्स हमारे पास नहीं है उनको भी हमने क्या कर दिया? ऐड कर। अब हम आ जाएं बैकवर्डिंग में। भैया फॉरवर्डिंग में हम सब कुछ फॉरवर्ड कर रहे थे, बैकवर्डिंग में भैया अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम बल्कि कुछ अच्छे काम करेंगे। बैकवर्डिंग में मान लीजिए आपको बनाना है किस डेट को? मान लीजिए आपको बनाना है हमने कहा 31 मार्च, लेकिन स्टॉक दिया है अप्रैल का, 15 अप्रैल का। हमें इसका मतलब है गिवन फिजिकल स्टॉक ऑन 15 अप्रैल का दिया है, हमें निकालना है कब? निकालना है कब? 31 मार्च। तो इसका मतलब है जितने भी आउटफ्लो हुए हों, आउटफ्लो एक्चुअल बिटवीन 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल प्लस कर दें। और भैया जितने भी इनफ्लो हुए हों बिटवीन 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल माइनस। अच्छा, अब इसके बाद ऑन 31 मार्च इनवॉइस हमारे पास थी, बट गुड्स स्टिल नॉट रिसीव्ड till 15 अप्रैल। मतलब बेटा हमने डेट अज्यूम की है, बेटा ये 15 डेज में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं
अगर उनको हम कैंसिल कर दें तो हम 31 मार्च पर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? पहुंच गए। अब उसके बाद ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसी गुड्स जिनकी इनवॉइस हमारे पास थी ऑन 31 मार्च, बट वो अभी तक 15 अप्रैल तक हमारे स्टॉक में नहीं जुड़े हैं, तो उनको हम ऐड कर दें। हमने आपके सामने ये एक बेटा हमने इतना ही सा काम किया, जो निकल कर आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? बुकेस स्टॉक ऑन 31 मार्च। हमने एक क्वेश्चन आपके सामने ले लिया, ये फॉर्मेट पे तैयार कर ली भाई। हम क्या क्या जोड़े हैं? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं हमने सारे कैंसिल कर दिए, मतलब जिन्होंने बढ़ाया है हमने कम कर दिया, जिन्होंने कम किया है उनको प्लस कर दिया। और ऐसे गुड्स जिनकी इनवॉइस हमारे पास थी लेकिन गुड्स हमारे पास नहीं थे, अभी तक नहीं है, तो बेटा उनको हमने प्लस कर दिया। अब देखिए भैया, हमने ये आपसे ये कहा, ये हमारे पास दिया गया है, इसी फॉर्मेट में हम लोग ले लेते। भैया ये हमारे पास स्टॉक दिया गया है, स्टॉक ऑन 15 अप्रैल। बेटा ये कंफ्यूजन मत पालना, ये हमेशा कौन सा होगा? फिजिकल होगा। बेटा ये हमारे पास दिया गया है 5 लाख। ठीक। बेटा अब हमने ये कहा सेल, सेल हमारे स्टॉक को क्या करता है भैया? इसने कम किया होगा 31 मार्च से 15 के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुए हैं, सेल आउटफ्लो होता है, तो इसने हमारे स्टॉक को क्या किया होगा? कम किया होगा, हम कैंसिल कर। 4,10,000 का है, कितना परसेंट? ऑन सेल ले रहे 20%। 4,10,000 का डिवाइड बाई 100 इंटू 80। भैया ये आ गया 3,28,000। परचेज हमने किया है इतना। अब हमने परचेज किया है तो इसने ये इनफ्लो हुआ होगा, इसने हमारे स्टॉक को बढ़ा दिया होगा, हमने माइनस कर दिया। भाई जब हमने सेल को प्लस किया है तो सेल रिटर्न को क्या करेंगे? भैया 10,000 की सेल है, 20% 2,000 का प्रॉफिट है, ये हमारा 8,000 का है। ये लो हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अब हमें ये क्वेश्चन आपसे चाहिए। देखिए हमारे पास ये दिया गया है, हमारे पास ये दिया गया है स्टॉक, और हमसे वो पूछना चाहता है कि ये बताइए स्टॉक निकाल दीजिए और प्रॉफिट ऑन
इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बता दीजिए। तो बेटा देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जर्नल एंट्री कर लेनी चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकते। हमने कहा कि देखिए भैया, अभी हम आपके सामने एंट्री कर रहे हैं, फिर हम 3 क्वेश्चन और भी दिखाएंगे, तो पहले इसकी एंट्री आज हम करते हैं। ठीक है, बताइए परचेज आपने किया, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूड फिटिंग्स परचेज किया, जो आपने किस में ऐड कर दिया है, परचेज में। तो आपको इसकी एंट्री बनाना चाहें तो क्या बनेगी, फिटिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज ही तो बनेगी। पहली एंट्री आपने ये कर, भैया अगर आपने सैंपल में गुड्स बांटे हैं तो आप दूसरी एंट्री क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट या सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। तीसरा, आपने 2,50,000 के गुड्स खरीदे, इनवॉइस फॉर द गुड्स 2 lakh entered in the 27, but the goods has not been included in stock। तो इसका मतलब है कि आप इसकी क्या एंट्री करेंगे, स्टॉक अगर बढ़ता है तो ट्रेडिंग में बढ़ेगा, स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इज इट क्लियर भैया? फिर हमने आपसे ये कहा, ये एंट्री आपकी नंबर 3rd हो जाएगी। भैया अब ये बताइए, ऑन 31 मार्च गुड्स सोल्ड किया एंड डिलीवर्ड किया इन द सेल ऑफ अप्रैल, भैया आपको कब की सेल माननी चाहिए थी भैया, मार्च की। मार्च की सेल मान लें तो मार्च में क्या एंट्री करेंगे, डेटर डेबिट टू सेल, एंट्री नंबर 4 आ गई। बेटा अब ये बताइए, 5वीं नंबर एंट्री, हमने ये कहा कि आपने ये गुड्स एक कस्टमर को दिए, जब कस्टमर को दिए हैं तो आपका कॉस्टिंग 75,000 था, लेकिन आप प्रॉफिट ले रहे थे कितना, 1/3 ऑन कॉस्ट, 25,000। ये आपने 1 लाख रुपए का बेचा, जब आपने 1 लाख रुपए का बेचा तो ये बताइए, और अभी भी वो गुड्स कस्टमर के पास है और ईयर एंड आ गया है, तो इसका मालिकाना हक हमारे पास है। इसकी 2 एंट्री होगी। बेटा हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल द सेल, कैंसिल द सेल, सेल को अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर। दूसरा, इंक्रीज द स्टॉक, तभी सेल बढ़ेगी या गिरेगी तो वो सेल प्राइस पर होगी, और जब स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा बेटा वो कॉस्ट प्राइस पर होगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये किस पर होगा, 75,000। तो पहले तो ये एंट्री तैयार कर, भैया अगर आप एंट्री ये तैयार कर लेंगे, देखिए कितना काम आसान हो जाएगा। भैया सबसे पहले अब हम इसको पोस्ट करना चालू करें,
ये बताइए भैया, फिटिंग असेट होती है भैया, परचेज ट्रेडिंग पीएल में जाता है, तो पीएल हम इसकी जगह लिख सकते हैं 15। भैया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी भैया पीएल में जाता है, और परचेज भी ट्रेडिंग पीएल में जाता है, तो ये कट गया, इसका कोई इफेक्ट नहीं। अच्छा भैया सेल ट्रेडिंग पीएल में जाता है, इसकी जगह पीएल लेंगे भैया। अब ये देखिएगा हमारे सामने फिर एक आइटम आ गया, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, हमारी कितने की थी 2,50,000। डेटर हमारी सेल्स डेबिट टू डेटर कितने की थी भैया। ये इन एंट्री के बिना अल्लाह पाक कसम तुम इस क्वेश्चन को नहीं सीख सकते हो, तुम 50 बार करके देख लो, नहीं सीख पाओगे। अब तुमने एंट्री मान के चले कर ली, हम एक एक एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं। देखो पहली एंट्री हमने की है फिटिंग अकाउंट डेबिट टू पीएल, तो हमारा पीएल में यहाँ आएगा बाई फिटिंग $15,000। दूसरी एंट्री हमने की है पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल, तो ये कहीं नहीं है। तीसरी एंट्री की है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग या पीएल, कुछ भी बोले, तो भैया यहाँ क्या आएगा बाई स्टॉक अकाउंट आएगा कि नहीं, बाई स्टॉक अकाउंट हमारा ये 2,50,000 आएगा। ये आ गया। तीसरी एंट्री हमने की है, हो गई तीसरी एंट्री। चौथी एंट्री हमने की है डेटर डेबिट टू पी एंड एल, तो इसका मतलब है पीएल में डेटर आ गया। चौथी एंट्री हम सॉरी पांचवी एंट्री हमने की है सेल्स डेबिट टू डेटर, अब सेल की जगह हम पीएल लिख दें, पीएल डेबिट टू डेटर हो रही है। भैया ये 1 लाख से हो गई है, और अगली एंट्री हमने की थी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये 75। बेटा अगर इनको हम प्लस कर लें और इनको हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट, इसका मतलब इतना प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। ये तो हमने आपको बताया है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। लेकिन बेटा आप पूछ रहे हैं व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन स्टॉक, तो ध्यान देने वाली बात है कि ये है कि ये दिया गया है 31 मार्च 20 को, और निकालना भी उसी दिन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ लेना, दिया गया है 31 मार्च को, फिजिकल दिया है ऑन 31 मार्च 20, और निकालना भी है कब 31
मार्च 20। तो इसका अपने आप मतलब हो गया कि हमें कौन सा निकालना है, बुकीज। हमें कौन सा निकालना है, बुकीज। तो बेटा अब केवल कौन से आइटम जोड़ने चाहिए, जिनकी इनवॉइस हमारे पास है और गुड्स हमारे पास नहीं है। देखिएगा तीसरा नंबर वाला, भैया इनवॉइस हमारे पास है 2,50,000 वाले की, लेकिन गुड्स हमारे पास नहीं है। ऐसे ही 75,000 वाला, इसकी भी इनवॉइस हमारे पास है, ये गुड्स हमारे पास नहीं है। तो भैया एक हम ये वाला जोड़ दें, गुड्स इन ट्रांजिट $2,50,000, फिर है स्टॉक विद कस्टमर, ये 75। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें स्टॉक की वैल्यू दी गई है 3,75,000, तो हमने स्टॉक की वैल्यू रख दी 3,75,000। हमारे आंसर आ गए। आपके आईसीआई मॉड्यूल के हमने एक क्वेश्चन फॉरवर्डिंग से किया, एक बैकवर्डिंग से किया, और ये जो तीसरा मैंने व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन पीएल अकाउंट, ये तीसरा मैंने ये किया। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले बिना एंट्री किए करोगे तो बेटा जन्म में नहीं सीख पाओगे। इज इट क्लियर? तो पहले एंट्री करें, फिर एंट्री को पोस्ट करें, देन क्वेश्चन को करें, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको 3-4 बार लगा लें, पक्का हो गया। अब सेकंड वीडियो हम और दिखाएंगे इन्वेंट्री पर बहुत जल्दी। धन्यवाद।